दे वर वेरी इनसिक्योर, वो इतने इनसिक्योर हो गए कि उनको लगा कि अगर हमने इसको लाइक देन एंड देयर ख़त्म नहीं किया सिचुएशन को तो वी विल बी इन द ट्रबल। मैंने आपको बताया ना कि उनके बहुत सारे इश्यूज थे, वो इस तरह से नहीं जाने दे सकते थे इस्लाम को, वो मोनोथीज्म के मैसेज को, इस्लाम के मैसेज को इस तरह से स्प्रेड आउट नहीं होने दे सकते थे। दे हैड मल्टीपल देयर ओन रीजंस। उनकी जो हॉस्टिलिटी थी अगेंस्ट मुस्लिम्स, इट हैड मल्टीपल रीजंस, बहुत सारे उसके रीजंस थे उस हॉस्टिलिटी के। दैट वाज नॉट समथिंग कि जो जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते, वो कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहते थे। दैट इज वाई दे स्टार्टेड लाइक यू नो मेकिंग द थिंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उनकी कॉन्स्पिरेसीज भी बढ़ गई, और जो लोग रह गए थे मक्का में, जो एबिसिनियन जिन्होंने माइग्रेट नहीं किया था, दे इंटेंसिफाइड देयर परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन अगेंस्ट देम। डज इट मेक सेंस बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि पीछे क्या हालात हुए होंगे? देखो अपने आप को ना उस सिनेरियो के अंदर लेके जाया करो। अब तुम लोग जब ये फील करोगे कि तुम भी वहां पर मुसलमानों के साथ हो, तो जस्ट इमेजिन इट कि एक बड़ा ग्रुप मुस्लिम्स का उनके हाथ से बचकर निकल गया, एंड दे कैन नॉट परसिक्यूट देम, दे कैन नॉट टॉर्चर देम, कुछ नहीं कर सकते, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो एक नई टेरिटरी में चले गए, वहां पर जाकर उनको वार्म वेलकम दिया जा रहा है। तो अब जो पीछे लोग रह गए होंगे उन पे उनको गुस्सा बढ़ गया होगा या नहीं? हाँ बेटा, उनका गुस्सा बढ़ गया होगा या नहीं बढ़ा होगा बेटा उनके ऊपर, जो पीछे लोग रह गए? बढ़िया होगा। बढ़ गया होगा। वो और ज्यादा तब गए होंगे कि यार ये मतलब यस, वो और ज्यादा, अब उनको लगता था कि इनको कैसे तकलीफ पहुंचाएं। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ऑफ कोर्स रूट कॉज तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है ना, सारे उनके उनके हिसाब से सारे प्रॉब्लम्स का, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक खामोश नहीं कराया जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुसलमानों का तो मसला नहीं है, ये तो चुप ही हो जाएंगे, मसला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उनको उनके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जाए। उन्होंने फर्स्ट दे डिसाइडेड टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके लिए अबू तालिब वाज अ राइट पर्सन। उन्हें लगा हम अबू तालिब से बात करेंगे एंड थिंग्स विल बी इन आवर फेवर। तो उसके बाद उन इन सारी डिस्कशंस के बाद बेसिकली बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम इम्पोज किया गया था मुसलमानों के ऊपर। देखो ये जो बॉयकॉट का आंसर है ना बेटा, ये अभी तक आपके पेपर में कभी भी असेस नहीं हुआ। आपका पेपर मतलब 1-2 में आप हमेशा देखते हैं 2058 या 0493, ये दो कोड्स हैं आपके, एक आईजीसीएसई का है और एक सीआई का है। इन दोनों कोड्स में 1-2 भी लिखा होता है और 1-1 भी लिखा होता है फॉर पेपर 1। पेपर 1 इज ऑफ 1-1 इज ऑफ मलेशियन वेरिएंट एंड 1-2 इज ऑफ पाकिस्तानी वेरिएंट। तो 1-1 में ऑलरेडी असेस हो चुका है 2025 में, लेकिन हमारे पास असेस नहीं हुआ आज तक कभी भी। तो क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है? मिस मुझे यस। पूछना है। हाँ पूछो बेटा। आपने आईड्रो नहीं शेयर किया हुआ है, आपने बस मार्किंग स्कीम शेयर किया हुआ है मेरी स्क्रीन पे। ओके 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 ओके, सॉरी, मैं बोर्ड नहीं शेयर किया हुआ, मैं उसी के आगे चलती रही, एंड आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि मैंने बोर्ड भी शेयर किया हुआ है। नाउ नाउ बेटा, कैन यू सी द बोर्ड? एवरीबडी कैन सी द बोर्ड? अच्छा बेटा, आप लोग मुझे यस। नोट्स का भी बता दीजिएगा, अगर सम ऑफ यू नीड्स नोट्स तो मुझे बताइएगा पर्सनल मैसेज पर कि किस किस को नोट्स चाहिए, ताकि मैं अरेंजमेंट करूं और फिर मैं आप लोगों को नोट्स भी भिजवाना शुरू करूं। असल में पहले मैं हार्ड कॉपी भेज दिया करती थी, लेकिन हार्ड कॉपी से ना सॉरी सॉफ्ट कॉपी भेज दिया करती थी, लेकिन पीडीएफ मेरा इधर उधर हो जाता है, मतलब वो पीडीएफ से लोग कॉपी वॉपी कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो मुझे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको आपके लिए नोट्स अरेंज करके आपको भेज दूंगी। वैसे तो अभी तो हमारे नोट्स बनते जा रहे हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, जिसको चाहिए वो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम पे। ये जो बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम का इंसिडेंट था, दिस इज वन ऑफ द बेंचमार्क इंसिडेंट। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसके अंदर ना प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी कि बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम इनको करना पड़ गया था, मतलब ये मजबूरी बन गई थी इनकी, कुरैश की, क्योंकि दे ऑलवेज वांटेड टू गेट रिड ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम इसके अंदर जो बॉयकॉट बॉयकॉट के अंदर जो बैकग्राउंड लिखेंगे वो हम वही वाला लिखेंगे जो हमने अभी जहाँ पर अपना आंसर खत्म किया था, यानी माइग्रेशन टू एबिसिनिया वाला, क्योंकि ये हुआ माइग्रेशन टू एबिसिनिया के बाद ही। फॉलोइंग द माइग्रेशन टू एबिसिनिया, अभी तो हमारे बहुत अच्छे आंसर कंपाइल हो रहे हैं, इसलिए अभी तो इतनी ज़रूरत हमें नहीं है, आगे शायद पढ़े। एबिसिनिया एंड
अब खास तौर पर ना मार्किंग स्कीम इन 2 लोगों के नाम दे रही है। अच्छा, 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में हज़रत हमज़ा ने हमने डिस्कस भी किया था, हज़रत हमज़ा ने इस्लाम एक्सेप्ट किया था और 6th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में भी समवन एक्सेप्टेड इस्लाम, वन ऑफ द नोटेबल पर्सन ऑफ कुरैश। कौन? हज़रत खालिद बिन वलीद। नहीं, उन्होंने तो माइग्रेशन के बाद किया था बेटा। 5th ईयर ऑफ हजरत प्रॉफिट, हमजा, हाँ, नहीं हज़रत हमज़ा ने तो 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में किया ना, 6 में हजरत अब्बास, नहीं। हज़रत उमर। Yes, हजरत उमर, yes, Hazrat Umar accepted Islam in sixth. अच्छा, पहले Hamza was a wrestler, he was a hunter, and he was one of the warrior type of a person. फिर हजरत उमर भी इसी तरह के थे। अब दो जो फिजिकली और ट्राइबली जो स्ट्रॉन्ग लोग थे, उन दोनों ने एक साथ इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में हमजा ने किया, 6th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड में हजरत उमर ने किया। इन दोनों के इस्लाम लाने ने तो कुरैश को बिल्कुल शेक कर दिया था, हिल गए थे वो, कि मतलब एक तो एबिसिनिया चले गए मुसलमान, वहां से लाइक दे आर सिक्योर फ्रॉम आवर परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन, वी कैन नॉट हार्म देम नाउ, अब तो हम उनको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। और इधर जो रह गए हैं मुसलमान, उनमें से हमजा, उमर, दे हैव एक्सेप्टेड इस्लाम। तो ये दिस इज नॉट समथिंग अ गुड साइन, ये हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। तो इस चीज को उन्होंने हाईलाइट करने के लिए बनु हाशिम के साथ प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर दिए। तो हम अपने आंसर के अंदर मार्किंग स्कीम भी रेफर करिए, तो हम भी रेफर करेंगे। फॉलोइंग द माइग्रेशन टू एबिसिनिया एंड द कन्वर्जन ऑफ हजरत हमजा, हम रिस्पेक्टिवली नाम लिखेंगे क्योंकि पहले हमजा ने किया था, तो हमजा का नाम हम पहले लिखेंगे, ठीक है। हमजा एंड उमर, द कुरैश को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, मतलब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। द कुरैश, मिस इसको लिखना हो तो पेपर में मार्क्स तो नहीं कटते अगर हम हजरत हमजा को बाद में लिख दिया और हजरत नहीं 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 नहीं, मार्क्स इससे नहीं कटते, लेकिन इससे एग्जामिनर को इंप्रेशन बड़ा अच्छा जाता है ना, कि आपको पता है, एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि आपको पता है कि हमजा ने पहले एक्सेप्ट किया और उमर ने बाद में किया, अदरवाइज मार्क्स नहीं कटते। became desperate to finish Islam for all and forever, मतलब इस्लाम उनको एक थ्रेट लगने लगा अपने लिए। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, दे gathered together in the house of अबू तालिब, ये हमने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया था, याद है, परसिक्यूशन ऑपोजिशन में, एंड प्रेजेंटेड some offers to him for Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ ऑफर्स उन्होंने प्रेजेंट की, जिनमें से हमने डिस्कस किया था बेटा, कौन कौन सी ऑफर्स थी, क्या कहा था उन्होंने? chieftainship, यस, हाँ, the chieftainship, most beautiful woman in Makkah, yes, and the riches, fairest lady and a the lot of riches, riches. yes, about riches, and fourth one, they ask Abu Talib to break all the ties with the Prophet sallallahu alaihi wasallam if he is not accepting any of them, right? So these three options they presented, and as the option 4, they ask Abu Talib to break all the ties with Muhammad sallallahu alaihi wasallam and they will see him, वो खुद देख लेंगे उनको। तो हम उसी तरह से लिखेंगे, इनमें से कोई आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू अपॉइंट हिम, मिस उनको लीडरशिप भी देने का कहा था ना। हाँ बिल्कुल, अनडिस्प्यूटेड, वही चिफ्टेनशिप जो अभी उन्होंने कही ना बेटा, वही है लीडरशिप ना। टू अपॉइंट हिम एन अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ मक्का। दूसरा ऑप्शन उन्होंने कहा, टू, हम नंबरिंग नहीं करते बेटा, इसलिए मैं नंबरिंग में नहीं लिख रही, टू let him get married with a fairest woman of मक्का। मक्का तो नहीं, यहाँ तो उन्होंने अरब कहा था कि पूरे अरब से हम ढूंढ के लाएंगे फेयरेस्ट लेडी आपके लिए। और तीसरा, टू
to provide him immense wealth. इन्होंने कहा हम ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप जो हैं वो और फिर आगे हम वो भी मेंशन करेंगे कि दे ऑल्सो थ्रेट अबू तालिब को उन्होंने बाकायदा थ्रेट किया कि अगर आप इनमें से आपका भतीजा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर आप उसको हमारे ऊपर छोड़ दें, फिर हम उसको खुद देख लेंगे. दे ऑल्सो said to Abu Talib, if your nephew does not accept any of the offer, you should break all the ties with him and we will see him. मतलब फिर आप बीच में मत आइएगा. अब अबू तालिब ने जब ये सुना तो अबू तालिब ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया. अबू तालिब called Prophet sallallahu alaihi wasallam and discussed the matter with him. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा बेंचमार्क आंसर दिया था, शायद आपको पता हो. बताइए. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड, अगर वो मेरे एक हाथ पे क्या रख दें, वो चांद. हाँ कि भाई फेयरेस्ट वुमेन और ये अरेबिया के रिचेस या फिर जो है वो जिसे आप कह सकते हैं लीडरशिप, ये सब चीज़ें तो बहुत ही सेकेंडरी हैं. अगर तो ये मुझे आसमान से चांद और तारे भी तोड़कर ला दें तब भी मैं इनकी बात नहीं मानने वाला, तब भी मैं अपने मिशन को रिनाउंस नहीं करने वाला. तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये तो बड़ी छोटी ऑफर इन्होंने मुझे दी है. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. अब जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कही तो अबू तालिब तो और डर गए. उन्हें लगा कि ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटेंगे और ना ही ये कुरैश पीछे हटेंगे. तो इसके लिए हजरत अबू तालिब को क्या करना चाहिए? देन ही टुक द लीड मेजर. ही आंसर्ड, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड, if they would keep a sun on my one hand and the moon on my other hand, still I will not give up my mission. ये एक डिवाइन मिशन है, इसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ा जा सकता है. जब ये बात कही तो अबू तालिब समझ गए कि अब तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बात नहीं मानेंगे और कुरैश भी नहीं मानेंगे. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर ओपनली आते जाते थे, घूमते फिरते थे, काबा में जाते थे. तो पहले भी बहुत दफ़ा दे हैड ऑलरेडी अटेम्प्टेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे इंटेंशन के साथ, तो अब भी कर सकते हैं. इसलिए अबू तालिब ने क्या किया? अबू तालिब टुक देम ऑल टू दी शाब अबी तालिब. Abu Talib gathered his clan Banu Hashim and took them all in the secluded valley शाब अबी तालिब. नाम हमने पहले भी पढ़ा है इसका ना, शाब या शेब अबी तालिब भी कहते हैं इसको, लेकिन स्पेलिंग आप यही लिखिएगा, शेब अबी तालिब. और ये एक ज़मीन थी, एक वैली थी जो बिलोंग करती थी हज़रत अबू तालिब से, उन्हीं की थी ये. तो वो अपनी उस वैली में क्योंकि इकट्ठे रहेंगे, उनका ये ख्याल था अबू तालिब का कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल बी इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, हमारी आंखों के सामने रहेंगे. एंड इफ समबडी वुड ट्राई टू हार्म हिम, वी ऑल विल बी देयर, हम सब देख रहे होंगे. तो इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट हिम, हम उनकी हिफाजत कर सकते हैं. लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला कि एक मिनट बेटा, मैं दरवाजा खोल के आ जाऊं.
अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, दे अबू तालिब तो उनको लेके चले गए, अदर साइड ऑन अदर साइड कुरैश हेल्ड, दोबारा से उन्होंने मीटिंग की, हेल्ड अनदर मीटिंग, कि भाई ये तो अबू तालिब तो हमारी बात मान ही नहीं रहे, वो तो अपनी करनी कर रहे हैं, वो तो लेकर चले गए हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इस पर उन्होंने एक और मीटिंग की और उसकी मीटिंग के अंदर बैठकर एक अग्रीमेंट किया, रिटन अग्रीमेंट किया, और उस रिटन अग्रीमेंट को दे लाइक प्लेस्ड ऑन द वॉल ऑफ काबा, काबा की वॉल के ऊपर उसको हैंग भी किया, ताकि सबके लिए ये एक रिमाइंडर बन जाए, वेन एवर पीपल विल बी कमिंग एंड गोइंग टू काबा दे विल बी एनालाइजिंग इट, दे विल बी सीइंग इट, ताकि उनको अच्छे से याद आ जाए दोबारा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। they held another meeting to impose a social and economical boycott on, देखो ये सवाल भी जब पहली बार आया होगा ना, ये भी मतलब हमारे वेरिएंट में नहीं आया, लेकिन मैं काफ़ी सालों से कह रही हूँ कि हमारे वेरिएंट में ये आ सकता है, बट लोगों को लगता था कि ये क्वेश्चन भी नहीं असेस हो सकता। कैसे नहीं असेस हो सकता, जो चीज़ हमारे सिलेबस का पार्ट है बेटा, ऐसा हम सोच ही नहीं सकते कि वो असेस नहीं होगा। असेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें पता होता है कि ये नहीं असेस होती हैं, वो हम आपको खुद ही बता देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, कैसे नहीं होंगी। impose a social and economical boycott on the clan of Banu Hashim. और साथ में उन्होंने उनकी एक वो थी, कंडीशन थी, इंक्लूडिंग मतलब बनु हाशिम में जो मुसलमान है वो भी और जो मुसलमान नहीं है वो भी, इंक्लूडिंग मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स, लेकिन एक बंदा नहीं गया, एक्सेप्ट कौन नहीं गया, अबू लहब भी था। अबू लहब नहीं गया। अबू लहब ने कहा, उसने मतलब कहा कि आई एम ब्रेकिंग ऑल द टाइज विद बनु हाशिम, मैं बनु हाशिम के साथ सारे अपने रिलेशन खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं बॉयकॉट का पार्ट नहीं बनूंगा, क्योंकि जब मैं हूं ही बिटरेस्ट एनिमी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मैं जाके सफर क्यों करूं। एंड ही एक्चुअली सेट एन एग्जाम्पल, इससे पहले मक्का में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ट्राइबल सपोर्ट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन मक्का, मक्का के अंदर ट्राइबल सपोर्ट, अब आपको मैंने बताया ना कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बनु उमैया से थे, एंड नोबडी कुड टॉर्चर हिम एक्सेप्ट हिज ओन, कौन टॉर्चर करता था उनको, एक ही बंदा टॉर्चर करता था, कौन बताइए, His uncle. हिज अंकल हकम बिन अलास, हु वाज हिज गार्डियन आल्सो, हिज गार्डियन आल्सो, जो उसके उनके गार्डियन भी थे और जो उनके चचा भी थे, उन्होंने खुद उनको टॉर्चर किया, और उनकी वजह से जो है वो हजरत उस्मान को माइग्रेट करना पड़ा, लेकिन कोई और हजरत उस्मान को कभी टॉर्चर नहीं कर सकता था, क्योंकि उनको पता था कि बनु उमैया की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इनके साथ, खुद बेशक मारेंगे लेकिन किसी दूसरों को मारने नहीं देंगे। लेकिन अबू लहब का तो सिस्टम ही डिफरेंट था, ही सेट अ डिफरेंट एग्जाम्पल, इसीलिए तो उसका जिक्र कुरान के अंदर आया है, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स एक्सेप्ट अबू अबू लहब। अच्छा, अब इस बॉयकॉट के अंदर द अग्रीमेंट वाज साइन, द बॉयकॉट was signed as an agreement of mutual consent and was placed on the wall of Kaaba.
मिस मुझे पूछना यस है यस बेटा। वो जो मैंने बुक रीड किया था डॉक्टर इफ्तिखारुल हक का, उसमें बोला था वो जो जिसने हाँ साइन किया था उसका हाथ रॉट पे हो गया था। हाँ, बाद में कहते हैं कि जब ये बॉयकॉट वगैरह खत्म हो गया था ना, तो उसके हाथ में ऐसा कुछ वो हो गया था, कुछ ऐसी बीमारी लग गई थी कि ही गॉट पैरालाइज्ड। जिसने साइन, लेकिन बहुत सारे लोगों ने साइन किया था। तो और इसमें कोई वो भी नहीं है बेटा, मतलब कोई कंफर्म हमें ट्रेडिशन नहीं मिलता ना, कहते हैं लोग कि इट हैपेंड। अच्छा, बात चीज़ है ना बहुत साइड से, जैसे वो जो एक बूढ़ी औरत वाली स्टोरी है जो कचरा फेंकती थी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में, रिमेंबर? शायद हाँ इफ्तिखारुल हक की बुक में भी लिखी हुई है, दिस इज फैब्रिकेटेड। तो कुछ चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो फैब्रिकेटेड भी हैं, इसलिए आइडिया ही नहीं होता कि क्या सही और क्या गलत। तो मैं तो रिसर्च कर लेती हूँ, इसलिए मुझे आइडिया हो जाता है, लेकिन आप लोग अगर मुझसे पूछ लिया करें ना, तो मैं उस पर भी रिसर्च कर लिया करूँगी। जैसे अभी तुमने ये कहा, ये मैंने भी पढ़ा है, ये जो हैंड रॉटन होने वाली बात है, लेकिन चूंकि मार्किंग स्कीम कहीं पर भी इसको डिस्कस नहीं कर रही है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं लिखते। यूजुअली मार्किंग स्कीम डज नॉट टॉक अबाउट इट, बिल्कुल भी मार्किंग स्कीम इस चीज़ को कहीं पर भी डिस्कस नहीं कर रही है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों के अंदर ना डाउट्स आ जाते हैं फिर। वैसे तो कोई डाउट नहीं है कि होना, अगर हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, उसका हाथ अगर पैरालाइज हो गया, लेकिन इसको लिखें या ना लिखें, इसके लिए एग्जामिनर हमें मतलब वो नहीं करता, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ना लिखें हम तो बेहतर है, इसलिए शुड नॉट गो। लेकिन अपनी नॉलेज के लिए हम रख सकते हैं ऐसा कि यस मे बी कैसा हुआ हो, और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल चीज़ तो नहीं है ना। लेकिन हाँ, सही कह रही है कि पढ़ा मैंने भी था इसको। क्या लिखा हमने, द वॉल ऑफ कंसर्न एंड वॉज प्लेस्ड ऑन द वॉल ऑफ काबा। अच्छा, अब ये बॉयकॉट कितने सालों तक चला? द बॉयकॉट वॉज इम्पोज्ड फॉर 3 years in the 7th till 10th year of prophethood। समझ लें आप, माइग्रेशन टू एबिसिनिया के फौरन बाद स्टार्ट हुआ और चलता रहा 10th ईयर मिस ऑफ प्रॉफिटहुड तक। जी बेटा। 616 से लेकर 619 तक। क्या बनता है, आप उसको काउंट करो, 618 बनता है। 614 में, 615 में माइग्रेशन टू एबिसिनिया हुई थी, 616 में सेकेंड माइग्रेशन हुई थी। हाँ, 617 से, मैंने 616 से हाँ बोला था 615 से 619 तक। 619 तक, हाँ ऐसे ही बनता है बिल्कुल। 6 से ठीक है। 16 से 619 तक बनता है। आप इसको तो खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप ना। अब देखो हमारे पास तो आराम से वो टाइम लाइन आ गई है, तो टाइम लाइन से आप खुद कैलकुलेट कर लिया करें, तो बिल्कुल ऐसे ही बनता है। तो तकरीबन 7 से 10 ईयर था, तो 6 to 19 ईयर बनता है, 16 to 19 प्रॉफिटहुड। मिस सरवत, हाँ तो आइडियली हमें जो लिखना चाहिए टाइम, वो प्रॉफिटहुड, ईयर ऑफ हाँ प्रॉफिटहुड हाँ मेंशन बिल्कुल, करना क्योंकि चाहिए या एडी में? कहीं कहीं पे, अब इसमें दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे अब जैसे माइग्रेशन टू एबिसिनिया वाली अगर आप मार्किंग स्कीम उठा के देखें, तो उन्होंने वहां पर दोनों लिखे हुए हैं, मतलब 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड भी लिखा हुआ है, और 15 ईयर ऑफ जो है वो नहीं, 615 भी लिखा हुआ है साथ में, 615 एडी। यहाँ पर बॉयकॉट वाले आंसर में अगर आप मार्किंग स्कीम देखेंगे, तो ओनली प्रॉफिटहुड मेंशन किया है इन्होंने, वो मेंशन ही नहीं किया, दूसरा वाला जो है ना एडी वाला मेंशन ही नहीं किया। तो इट डिपेंड्स कि आपको जो याद है आप वो लिख लें, जो आपको ज़्यादा आसान लगता है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ज़्यादा आसान ये वाला लगता है। हाँ, क्योंकि इवन आई टेंड टू फॉरगेट वो एडी हाँ, वाला वो हिसाब। एडी वाला जो है ना वो कैलकुलेट करना पड़ता है, तो याद आता है, वरना मैं भी एक टाइम भूल जाती हूँ। लेकिन ओके। ये कि याद ये करना ज़रा ज़्यादा आसान है मुझे लगता है, तो इसको कर लेंगे आप, तो जिसको जो आसान लगता है वैसे तो वो कर ले, लेकिन दोनों याद है तो दोनों लिख दें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद, क्योंकि मार्किंग स्कीम बाज़ दफ़ा दोनों भी दे रही है। अच्छा, दे डिसाइडेड, अच्छा मिस, ऊपर आपने ना ये जो लिखा है ना इकोनॉमिकल बॉयकॉट ऑन बनु हाशिम, फिर आपने दोबारा लिखा ऑन द क्लेन ऑफ बनु हाशिम, ये डबल हो गया इधर अच्छा ऊपर। 2 डबल हो गया। हाँ। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, इसको बेटा आप लोग खुद देख लिया करें, क्योंकि मैं बड़ा तेज़ लिख रही होती हूँ, और बहुत ज़्यादा माइंडफुली भी नहीं लिख रही होती। तो आप सही हो गया, इकोनॉमिकल बॉयकॉट ऑन बनु हाशिम इंक्लूडिंग, हाँ हमें, आप सही हो। हाँ इंक्लूडिंग, बस इंक्लूडिंग से पहले आपने कॉमा हाँ लगाना होगा ना, हाँ, फुल मैंने स्टॉप फुल आ स्टॉप गया। लगाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा आप लोग खुद भी देख लिया करें, कि कहीं पर अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो नोट कर लिया करें, वो जस्ट वो होता है
क्या कहते हैं, जल्दबाजी का नतीजा होता है, और ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं होता या मैंने गलत लिखा है, बस वो जल्दी में लिखा होता है। दे डिसाइडेड नॉट टू हैव एनी, अब ये हमारे पास पूरा सैंपल आंसर आ रहा है बॉयकॉट का, एनी बिजनेस डीलिंग्स, और बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम आ रहा है। आप लोग जब मार्किंग स्कीम खोलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बिल्कुल कितना ज़्यादा हम अल्हम्दुलिल्लाह अलाइन चल रहे हैं मार्किंग स्कीम के साथ। अच्छा, विद द, कहाँ तक पहुंचे हम, डिसाइडेड नॉट टू हैव एनी बिजनेस डीलिंग विद द ट्राइब। बेटा आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, आई होप, ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। nor any sort of intermarriage, मतलब ना शादियां कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बनु हाशिम के साथ किसी तरह का रिलेशन रखना ही नहीं है। और ऐसा भी हुआ था कि कुछ लोगों ने, द पीपल हु ट्राई टू सपोर्ट देम, उनको पब्लिकली टॉर्चर भी किया गया था। एक सहाबी का नाम आता है मखसूम करके, मुझे सही एग्जैक्टली नहीं याद, उनको बकायदा टॉर्चर किया गया था पब्लिकली, कई दिन तक उनको बाहर बांध के रखा था। अब इस तरह से क्या था, लोग डिस्करेज हो जाते थे। अगर वो हिडनली भी या सीक्रेटली भी सपोर्ट करना चाहते थे तो सम हाउ दे वर स्कैर्ड कि अगर हम गए तो हम भी पकड़े जाएंगे, और फिर हमारे साथ भी यही होगा, तो जो हम सीक्रेटली थोड़ी बहुत सपोर्ट कर पाते हैं उससे भी जाएंगे। इसलिए पीपल वर सम हाउ अनएबल टू सपोर्ट देम। उन्होंने सपोर्ट को भी इस हद तक तोड़ दिया था मुसलमानों की कि नोबडी कुड गो फर्दर, कोई आगे बढ़ ही नहीं पाता था। सोशल रिलेशंस, विजिट्स, कोई उनके घरों में नहीं जा सकता, कोई उनसे बात नहीं कर सकता, मतलब शाह अबी तालिब भी कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं सर यहाँ पे हजरत उमर का थोड़ा सा मुद्दे होते हैं कि जैसे वो मदीना माइग्रेट करे थे तो उन्होंने ओपनली कहा था ना किसी को, मतलब अगर डेयर है तो आप मुझे रोकी, तो यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाए। ये इसके ऊपर पता है पूरी बॉयकॉट, ऑफ जब मैं लास्ट से 2 साल पहले जब मैंने एमफिल किया था ना, तो एक स्टूडेंट ने बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम पे अपना थीसिस बनाया था, और मैं ये सोचती थी हमारे पास 10 मार्क्स का मटेरियल नहीं है, ये थीसिस मतलब 50,000 का वर्ड कैसे बना रहा है, लेकिन उसके अंदर यही सारी चीज़ें उन्होंने एड्रेस की थी कि हज़रत उमर क्या कर रहे थे, हज़रत उस्मान क्या कर रहे थे, ये फलां बंदा क्या कर रहा था, फलां बंदा क्या कर रहा था। तो इसके अंदर हम तो देखो ऊपर से पढ़ते हैं, लेकिन उनके अपने कुछ सिनेरियोज होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी वजह से वो स्टक थे, और ख़ास तौर पर उनके फादर ज़िंदा थे ना उस वक़्त, ओके। हज़रत उमर के। तो अब बंदा किसी और से, बाहर वाले बंदे से आप अंडर थ्रेट फ़ील करें या ना करें, लेकिन जब आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने फादर, उनके सामने कभी-कभी खड़े होना मुश्किल हो जाता है इस चीज़ के लिए। तो यू नेवर नो कि क्या सिनेरियोज़ था। एक्चुअली डिस्कस नहीं हुआ हज़रत उमर का, कहीं उन्होंने सपोर्ट भी की है, सपोर्ट भी आई है, लेकिन इस तरह ओपनली सपोर्ट करना, क्योंकि ओपनली सपोर्ट वहाँ पर एक जो ट्राइबल वो बनी हुई थी ना अलायंस, इस चीज़ ने भी जी। तो डिस्करेज कर दिया था। अब एक अकेले हज़रत उमर कैसे लड़ते सारी ट्राइब से मिलकर? तो और वो तो कत्ल करने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। दे वर इवन अर्ज, लाइक दे हैड एन अर्ज टू इवन मर्डर समवन, वो तो किसी को मार भी देते थे। तो ये चीज फिर खुद भी तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ना कहीं मना की होगी ना मुसलमानों को कि वो काम मत करें जिसकी वजह से उनको ये फेस करना पड़े, और दे विल बी, हाँ है ना। हमारे पास पूरी डिटेल भी तो नहीं है ना हाँ, पूरी हिस्टोरियन डिटेल नहीं की। है ना इसकी हमें कि एक्चुअल इवेंट्स पीछे क्या हुए थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर। तो मतलब अगर आप एक चीज के ऊपर काम करना शुरू करें तो कितनी लंबी डिटेल्स आती हैं। हम तो यहाँ पर चले ऊपर से सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो ये आता है बच्चों के माइंड में भी, ये क्वेश्चन आता है कि आखिर कुछ लोग और जो है वो क्या कर रहे थे। तो वो जो लोग कर रहे थे बेसिकली दे वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस, मतलब वो भी एक तरह से सफर ही कर रहे थे, एंड दे वर नॉट ओके। एंजॉइंग। वो मतलब एंजॉय तो नहीं कर रहे थे। अभी जैसे हम अपने आप को सिनेरियो को अगर हम देखें, आप सब बेटा आप सब लोग सुन सकते हैं इस चीज को कि जैसे अभी इस वक्त फलस्तीन में हो रहा है, हमारा दिल भी दुखता है। हम ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर कुछ करना भी चाहते हैं, फिजिकली भी कुछ करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि उनके साथ ना हो ये, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आर वी डूइंग एनीथिंग प्रैक्टिकली? कुछ भी प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं? अगर हम पेप्सी नहीं पी रहे या हम केएफसी नहीं खा रहे, तो मुझे बताइए कि क्या ये कहीं जाकर हिस्ट्री में बाद में लिखा जाएगा कि इस तरह से सपोर्ट किया था पाकिस्तानियों ने कि उन्होंने पेप्सी छोड़ दी थी और उन्होंने केएफसी छोड़ दिया था? तो मतलब ये तो एक बहुत लो लेवल पे जाके हम कुछ कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली हम कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा, सबको ये बात समझ में आई? किसी की हो सकता है और भी माइंड में ये बात आई हो।
and even verbal contacts with the people of, और इसमें देखो वो भी सफ़र कर रहे हैं जो बनु हाशिम के वो लोग भी जो कि वो ही नहीं है जिन्होंने इस्लाम ही नहीं एक्सेप्ट किया। अब्बास भी हैं, अब्बास ने तो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया, अबू तालिब कर रहे हैं, वो तो चलो लीडर ऑफ द क्लैन है, लेकिन और भी लोग कर रहे हैं। बनु हाशिम एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो पर्टिकुलर था भाई, उनके साथ तो करनी ही नहीं है इस तरह की कोई बात। इसका वो लग गए, नोहे लग गए। अच्छा, इनको आप बनु अब्दुल मुत्तलिब भी कह सकते हैं क्योंकि बार बार मार्किंग स्कीम भी इनको ना बनु हाशिम की जगह कहीं कहीं पर बनु अब्दुल मुत्तलिब भी लिखी है, तो जहाँ कहीं बनु अब्दुल मुत्तलिब हो बेटा आप समझ जाइएगा बनु हाशिम ही है। एंड बनु हाशिम would discontinue until the prophet, मतलब उनकी डिमांड क्या थी कि जब तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक नहीं जाते उनके आगे, मतलब जो बात उन्होंने कही है उसको मान नहीं लेते, तब तक कंटिन्यू रखेंगे। until the prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would listen and accept their demands and will give up on Quraysh। जब तक हिम्मत नहीं हार जाते प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक उन्होंने कहा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। The Banu Hashim tribe was living in the secluded valley they had almost नो फूड, मतलब ज़ीरो एक तरह का आप कह सकते हैं, बिल्कुल खाने को कुछ भी नहीं था उनके पास, मतलब वो वाइल्ड हर्ब्स खा रहे होते थे, पानी इवन के नहीं था उनके पास पीने को। इसको बेटा कंटिन्यू करते हैं, पहले इसकी वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में भी ना जस्ट इमेजिन इट कि, थैंक यू बेटा मूसा, इस सारे सिनेरियो में भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिकली नमाज भी पढ़ रहे हैं जाकर, मतलब मस्जिद में जा वो काबा में जाकर नमाज भी पढ़ रहे थे, और फिर आप सोचो कि उनको कितने थ्रेट्स थे, लेकिन इसके बावजूद वो पब्लिकली जाके मस्जिद में उसमें काबा में जाकर नमाज पढ़ रहे थे। हाउएवर कि उसके बाद भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस करना पड़ा, टॉर्चर भी फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने काबा के अंदर नमाज पढ़नी नहीं छोड़ी। हाँ, ये करते थे कि छुप कर जाते थे रात को, जब कोई नहीं होता था, उनको आइडिया होता था कि अभी सराउंडिंग में कोई नहीं है, उस टाइम जाते थे, ताकि क्योंकि फिर अबू तालिब परेशान होते थे, एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट वांट हिम टू बी वरीड, वो उनको परेशान नहीं करना चाहते थे। क्या लिखा था बेटा हमने, लास्ट वर्ड क्या लिखा था? They had almost no food. नो फूड, हाँ, नो फूड टू ईट एंड दे यूज्ड टू ईट, क्या खाते थे फिर वहाँ? वाइल्ड हर्ब्स, और जिनका पता भी नहीं होता था कि वो सही भी हैं या नहीं है, मतलब वो एडिबल भी हैं कि नहीं है, क्योंकि जो डेजर्ट होता है वहाँ पर तो बहुत सारी वाइल्ड हर्ब्स होती हैं, आपको पता भी नहीं होता कि इनमें से कौन सी सही हैं, एडिबल हैं, कौन सी नहीं है एडिबल, तो लेकिन मजबूरी थी, खाते थे उस वक्त। एंड द स्किन, ये अब मार्किंग स्कीम कह रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि इसको कैसे खाते थे। एंड द स्किन ऑफ एनिमल्स, उसको बॉईल करके, मैंने पढ़ा था कि बॉईल करके खाते थे उसको, स्किन ऑफ एनिमल्स को। इतना बच्चे वहाँ के रोते थे कि द चिल्ड्रन
ऑफ बनु कि पूरे मक्का में आवाज़ गूंजती रहती थी। लोग अपने कानों में ना वो डाल दिया करते थे, जैसे रुई डाल के सोया करते थे कि हमें बनु हाशिम के बच्चों की आवाज़ आती है। द चिल्ड्रन ऑफ बनु हाशिम यूज्ड टू क्राई ड्यू टू थर्स्ट एंड हंगर and people in Makkah could hear them, सुन रहे होते थे वो। अच्छा, इस पे ना कुछ लोगों को होता था, मतलब ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे भी तो लोगों के अंदर एक वो उठता है ना कि यार इनको कुछ ना कुछ तो हेल्प करें, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को होता था, लेकिन बहरहाल वो डरते थे कि किस तरह से अब आगे कंटिन्यू करें इसको और कैसे हम फिर फेस कैसे करेंगे कुरैश को। अब यहाँ हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी लिख लेंगे, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप अगर ना स्याही में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बोल दें और लिखें नहीं तब भी चलेगा, वो इस चीज़ के मार्क्स नहीं काटते। मैं इनकरेज करती हूँ कि लिख लें आप, अच्छी बात है, मैं खुद भी लिखती हूँ, बट अगर आप नहीं आपके पास टाइम एंड यू आर इन हरी, तो आप ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान से ज़रूर बोला करें, बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी व्हेन द नेम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज टेकन, यू आर सपोज टू से दुरूद, तो वो तो कहना ही कहना है। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, लिखना इज़ नॉट कंपल्सरी, हाउएवर कहना कंपल्सरी है। तो अगर जल्दी में हो तो कह दिया करें, बेशक नहीं लिखें, इसके मार्क्स नहीं कटते। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड praying publicly and used to go to काबा ओकेजनली। जब भी नमाज पढ़ने जाते थे तो ओकेजनली चले जाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि फिर उनको भी प्रॉब्लम होता और सबसे ज़्यादा हज़रत अबू तालिब परेशान होते और वो बहुत बूढ़े हो गए थे अबू तालिब। Some who were हाँ, तो यहाँ तक हमने कर लिया कि बॉयकॉट जो है वो इम्पोज रहा तकरीबन 3 इयर्स तक, और उन 3 इयर्स में बाकी तो किसी ने फील नहीं किया, लेकिन देयर वर सम पीपल लाइक स्पेशली हशाम इब्न अमर एंड द सेकंड वन इज मुतिम बिन अदी हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल लेटर ऑन आल्सो इन द विजिट टू ताइफ। उसके इन लोगों ने ये फील किया कि दिस प्रैक्टिस इज इनह्यूमन एंड वी आर एंजॉयिंग आउटसाइड। मतलब हम एवरी ईयर वहाँ पर एक फेस्टिवल हुआ करता था जिसका नाम था उकास। from everywhere people used to come there, मतलब जो आइडल वर्शिपर्स थे वो पूरी दुनिया से आते थे एंड दे यूज्ड टू सेलिब्रेट देयर आइडल्स। वहाँ पर काबा के अंदर जो उनके आइडल्स रखे हुए होते थे उनको सेलिब्रेट करते थे, खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे। सिर्फ बनु हाशिम क्यों सफर कर रहे हैं उनको, मतलब इस तरह से जस्ट ओनली द रीजन, मतलब अगर कोई रीजन देखे तो ओनली देयर इज अ रीजन दैट कि दे हैव द डिफरेंट पॉइंट, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो रिलीजियसली डिफरेंटली सोचते हैं, इसलिए बस। और क्या करते थे, बनु हाशिम किसी को हार्म तो नहीं कर रहे थे ना। दे वर द बॉयकॉट वाज इम्पोज्ड अपॉन देम बिकॉज दे हैव द डिफरेंट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, बस, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो दिस इज नॉट बेसिकली द ग्राउंड कि जिसके ऊपर किसी को टॉर्चर किया जाए। इसलिए जब ये खड़े हुए तो कोई उनको जवाब भी ना दे सका, क्योंकि देवर राइट, ये सही बात कर रहे थे। जो बंदा सही बात करेगा उसको आप क्या ही जवाब देंगे। ड्यू टू द सीवियर सफरिंग caused by the boycott, मतलब इतना जो पूरी रात बच्चे उनके रो रहे हैं, आवाजें बाहर तक आ रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, that was something inhuman and protested
और ये भी कोई छोटे लोग नहीं थे, वरना जिस तरह हाकिम बिन हज़म के साथ उन्होंने किया, दे कुड डू दिस द सेम थिंग विद मुतिम बिन अदी एंड हिशाम इब्न अमर आल्सो, लेकिन वो कर ही नहीं सकते थे, दे वर आउट ऑफ देयर रेंज। आप किसी को सप्रेस कर सकते हैं, हर एक को नहीं कर सकते। एंड दे बोथ वर द वेरी स्ट्रॉन्ग ट्राइबल लीडर्स, इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी लेगेसीज थी। लाइक मुतिम बिन अदी वाज द ट्राइबल लीडर ऑफ नोफिल ट्राइब, जिनके पास अपने ही तकरीबन कोई 200 से ज्यादा वॉरियर्स थे। कौन फिर उनसे लड़ता? अपने मतलब अपने रिश्तेदार ही इतने वॉरियर्स थे, कजन्स और बेटे और उनके लाइक ग्रैंडसन्स और उनके ब्रदर्स और उनके नेफ्यूज, और उन सबको मिलाकर वो 200 से ज्यादा लोग बन जाते थे। और अगर पूरी ट्राइब को मिलाएं तो फिर कहाँ जाता था हिसाब। इसलिए पीपल वर समहाउ उनसे अननेसेसरी की लड़ाई नहीं करते थे। एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट the inhuman treatment of Banu Hashim. They demanded strongly to lift the boycott, and many other tribal leaders also supported them. अब पहले कोई नहीं बोल रहा था डर के मारे, अब जब वो बोलने लगे तो सब बोलने लगे, काफी ज्यादा लोग बोलने लगे कि भाई बनु हाशिम बहरहाल जो भी है हमारे साथ रहते हैं, हम मतलब हमारे अपने ही लोग हैं, कुरैश के ही लोग हैं, हमारी अपनी ट्राइब है, मतलब इनके बच्चे सारी रात रोते रहे और हम आराम से सोते रहे वहां पर, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो लाइक हिम्मत पड़ गई कुछ और लोगों को भी बोलने की, एंड इन दिस वे लाइक दे स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग डिमांड कि अब इस बॉयकॉट को खत्म कर दें। अच्छा, इसके बाद एक ऑल्टरनेटिव वर्जन भी है इसका। ये तो एक सीधा सीधा वर्जन है जो कि आपको दिया गया, इसने मार्किंग स्कीम ने दिया, मार्किंग स्कीम आपको ऑल्टरनेटिव वर्जन भी दे रही है, आपने वो भी लिखना है, क्योंकि दीज बोथ वर्जन्स आर द पार्ट ऑफ आवर आंसर एंड वी आर सपोज टू एड्रेस बोथ ऑफ देम। इनमें से या तो दोनों सही हो सकते हैं, इसको आपस में आप मिला भी सकते हैं, और इनमें से कोई एक भी सही हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशंस के अंदर ये दोनों वर्जन्स आते हैं, इसलिए हम दोनों लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मार्किंग स्कीम इज आल्सो मेंशनिंग दीज बोथ ऑफ द वर्जन्स। एक वर्जन तो ये था कि कुरैश के ऊपर प्रेशर पड़ा और कुरैश को बाइकआउट लिफ्ट करना पड़ा। अब दूसरा वर्जन क्या था? दूसरा वर्जन ये था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ अ ड्रीम। याद है मैंने आपको उसमें भी बताया था, ये व्हेन वी वर डूइंग वी वर रेफरिंग बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम एंड परसिक्यूशन एंड ऑपोजिशन, याद है? याद है ना, मैंने बताया था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ अ ड्रीम, और उन्होंने आकर अबू तालिब को ये अपना ड्रीम बताया कि उन्होंने देखा है कि इट वाज ईटन बाय द एग्रीमेंट व्हिच वाज हैंग्ड ऑन द वॉल ऑफ द काबा, इट इज ईटन बाय टर्माइट्स या जो भी इंसेक्ट्स हैं। या उसमें मार्किंग स्कीम में तो एंट्स लिखा हुआ है, लेकिन एंट्स लिखें आप या टर्माइट्स लिखें, मर्जी आपकी। तो टर्माइट्स ने खा लिया है। हजरत अबू तालिब को ने जाकर कुरैश से कहा कि अगर सच में खा लिया, मेरे भतीजे ने सही ख्वाब देखा है, इफ ही सॉ ट्रू ड्रीम देन यू विल रिलीज अस, आप इस बॉयकॉट को लिफ्ट करना पड़ेगा आपको। एंड इफ ही इज लाइंग, अगर आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, जाके चेक कर लो। इफ यू थिंक दैट ही इज लाइंग देन आई विल हैंड हिम ओवर टू यू बाय माई सेल्फ, मैं खुद आपको हैंड ओवर करूंगा अपना भतीजा। जब कुरैश देख कर आए तो इट वॉज ट्रू, क्योंकि वो जो अग्रीमेंट था वो खा लिया था सिवाय एक चीज के, उसके ऊपर सिर्फ एक चीज बाकी बची थी, क्या? वो बिस्मिल्लाह शायद ऐसे। हाँ, अल्लाह का जो नाम है ना वो बाकी बचा हुआ था, बाकी सब खा लिया था। देयर इज, अब इसको लिखेंगे कैसे हम? देयर इज एन ऑल्टरनेटिव वर्जन of the events about the end of the boycott too, in which Prophet जी बेटा, हाँ तो बताएं एग्जाम में कौन सा वर्जन लिखना है? दोनों लिखेंगे बेटा, यू विल राइट बोथ ऑफ देम इन योर आंसर, ठीक है? दोनों लिखना है, क्योंकि मार्किंग स्कीम इज मेंशनिंग बोथ ऑफ देम। मार्किंग स्कीम खुद कह रही है कि देयर इज एन ऑल्टरनेटिव वर्जन आल्सो, तो इसलिए हम भी उसको लिखेंगे। इन विच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
told his uncle that he had been divinely informed in a dream that the written document या agreement जो आपका दिल चाहे लिख रहे हैं, the written agreement had been eaten by insects except for the part mentioning Allah's name. सवाए अल्लाह के नाम के सब वो खा लिए. अस्सलाम वालेकुम मिस सरवत। वालेकुम अस्सलाम. मिस सरवत, ये जो ड्रीम की बात हो रही है, ये एक्चुअली जिस तरह प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू रिसीव रेवलेशन, ये ड्रीम बेस्ड रेवलेशन होगी ना यहाँ पे? ये तो हाँ बिल्कुल, लेकिन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कुरान. देयर आर सर्टेन रेवलेशंस जो कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका ड्रीम देखा था, लेकिन वो ना दे वर नॉट द पार्ट बात ऑफ द नहीं है। कुरान. हाँ, तो ये कुरान का पार्ट नहीं है, वैसे इट इज अ पार्ट ऑफ रेवलेशन, बिल्कुल है. ओके, देखिए, ये भी ठीक है। जरूरी नहीं है ना, हमें एक जब हम वही पढ़ेंगे ना, जब हम रेवलेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ रेवलेशन, तो उसमें हम ये क्लेरिफाई करेंगे कि एवरी रेवलेशन वाज नॉट बेसिकली द पार्ट ऑफ द कुरान. जैसे हदीस कुदसी इज आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द कुरान, राइट? है तो वो भी रेवलेशन, ठीक है, तो हाँ, ये भी हाँ, रेवलेशन थी, बट पार्ट ऑफ द कुरान नहीं थी. ठीक है। मैं तो और कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह's नेम, जैसे आपने लिखा है वो था अल्लाहुम्मा बिस्मिका, इस तरह से करके, तो वो भी हम लिखेंगे, बस अल्लाह's नेम काफी है बस यहाँ अल्लाह पे। नेम काफ़ी है, क्योंकि अरबिक तो वैसे भी हम लिखते नहीं है ज़्यादा. बस हम इसको सिर्फ अल्लाह नेम ही लिख देंगे. बेस्मी का मतलब भी अल्लाह नेम ही है, इसम का जी, जी। मतलब नेम होता है ना, तो अल्लाह का नेम ही है. वो भी हमने इंग्लिश में लिख दिया. अगर कोई जी। अरबिक में स्पेलिंग के साथ लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है, लेकिन अरबिक में नहीं लिखेंगे ना, इंग्लिश में ही लिखेंगे. जी, जी, वो इंग्लिश में ही मैंने वो देखा था इंग्लिश में, फिर। हाँ सही है, वो भी लिख सकते हैं. अब ओके मिस, थैंक यू। नो इशू, नो इशू. अबू तालिब वेंट टू द मक्कन्स, बात करने के लिए गए जब और आप ये देखो अबू तालिब को कितना भरोसा था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कि उन्होंने इतनी बड़ी बात जाकर की. अबू तालिब वेंट टू दी मक्कन्स, informed them of this, बात, इस बारे में बात की उन्होंने, इसलिए हमने कॉमा लगाया. एंड मेड अ प्रॉमिस विद देम, टू हैंड ओवर. जी बेटा. मुझे ये चीज पूछना है, ये वर्जन आपने बोला था, इसमें लिखा हुआ था वो जो बॉयकॉट का एग्रीमेंट काबा पे टंगा हुआ था, है ना? हाँ हाँ, काबा पे जो एग्रीमेंट टंगा हुआ था ना, उसी एग्रीमेंट को खा लिया था ना उसने, इंसेक्ट ने. पर फिर कुरैश ने कैसे नहीं देखा अगर काबा पे टंगा हुआ था? असल में काबा को बेटा, वो काबा की दीवार पे हैंग हुआ था, अंदर कहीं हैंग हुआ होगा किसी वॉल के ऊपर, तो वो आते जाते तो थे काबा में, लेकिन ऐसे जो उनका ध्यान नहीं गया होगा, किसी का ध्यान नहीं गया होगा. और अगर हम इससे हमें एक और चीज़ भी पता चलती है, अगर उन्होंने नहीं देखा, इसका मतलब ये है कि वो काबा को सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही यूज़ किया करते थे. मतलब उनका बेसिक गोल या ऑब्जेक्टिव जाकर वो काबा को गौर से देखते भी नहीं होंगे. जितना वो रिजिड थे या जितना मतलब वो जिस तरह से इन्वॉल्व थे चीज़ों में, तो उनको अपनी पड़ी थी. मतलब वो अपने दुनियावी मैटर्स के अंदर, वर्ल्डली लाइफ के अंदर इतना बिजी थे कि उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि वो काबा को गौर से कभी देख भी लें. इससे ये चीज़ भी पता चलती है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ड्रीम में पता चल गया, लेकिन उनको आते जाते नहीं पता चला. जस्ट इमेजिन इट. अब इसके पीछे और भी कोई रीजंस हो सकते हैं. बहरहाल अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा किया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रूव करने के लिए कि दे कुडंट सी इट. उनका इंटेंशन नहीं, उसका उस तरफ अटेंशन नहीं गई उनकी. कुछ और भी इसके अंदर हो सकता है. हाउएवर इट इज नेवर क्लैरिफाइड. कहीं पर इसको क्लैरिफाइड किसी ने नहीं किया कि क्यों नहीं काबा देखा था, मतलब किसी और ने क्यों नहीं देखा.
ये बात मेरे भी माइंड में आई थी। इसका ये हो सकता है ना कि जैसे काबा में तो इसलिए हैंग किया गया था क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस शो की जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है, इसलिए मुझे काबा में लगा है। हाँ लेकिन साथ में काबा में इतने सारे बुत रखे हुए थे, उन्होंने आइडल्स रखे हुए थे, तो उसके बीच में उन्होंने बिल्कुल, किसी दीवार पे उन्होंने हैंग किसी किया, तो इस दीवार पे जस्ट हैंग कर दी होगा बिल्कुल, तो देखा हाँ ही नहीं तो होगा। ये जी तो हो सकता है नज़र ही बाद में ना पड़ी हो। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न था। मुझे तो ये लगता है कि दिस कुड आल्सो बी अ डिवाइन विज़डम। अल्लाह की विज़डम थी ये कि अल्लाह ने जानबूझकर डेलिबरेटली अल्लाह ने कुछ ऐसा किया कि उनकी नज़र ही नहीं पड़ी, और ताकि क्योंकि अल्लाह को प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रूफ भी तो करना था। इसके थ्रू इसके बाद बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब ये देखा कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ड्रीम ट्रू था, मेनी पीपल एक्सेप्टेड इस्लाम। जो हाँ कुरैश के भी बहुत सारे लोग थे ना, उन्होंने भी इस्लाम एक्सेप्ट किया कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बॉयकॉट में बिल्कुल इम्पोज था उनके ऊपर, तो बॉयकॉट उनको तो ये भी नहीं पता था कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में भी कभी नमाज पढ़ने जाते हैं। तो वो उन्होंने यही सोचा कि इनको कैसे पता चला ड्यूरिंग द बॉयकॉट, जो कि हमें नहीं पता चला। इस चीज की वजह से मे बी के इट वुड बी द डिवाइन विजडम। ठीक है, अच्छा वो मिस, है। मैंने आपको लेट ज्वाइन किया, लेकिन इस 3 साल के टाइम में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड प्रीचिंग आउटसाइड ऑफ मक्का, जैसे ये जो लोग आते नहीं कंटिन्यू की ना। सबसे या बड़ा मसला ही तो वो था ना, टीचिंग। उन्होंने अपनी प्रीचिंग जो है वो तो बिल्कुल ही स्टॉप हो गई थी। सिर्फ नमाज ही पढ़ने के लिए काबा तक जाते थे वो, और कुछ भी नहीं कर पाते थे। वो भी जल्दी से वापस आते थे। अच्छा प्रीचिंग बंद थी। हाँ बिल्कुल बंद थी, प्रीचिंग बिल्कुल बंद थी, क्योंकि हर तरह से उनको बॉयकॉट किया हुआ था ना। मतलब वो सोशली, फिजिकली, मेंटली किसी से बात ही नहीं कर सकते थे ना। लोग उनसे मतलब वैसे हाल चाल नहीं पूछ सकते थे, तो प्रीच करना तो दूर की बात है। तो मिस मतलब इस लोग, तरह तो ये नीलिमा कंवल जो है उनकी बुक हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है, वो तो मतलब लिख रही है कि ये तो प्रीचिंग करते थे, जाते थे, जो नहीं हज के लिए नहीं लोग आ रहे थे वहां पे भी जाते थे। नहीं, तो प्रॉफेट ये तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तो जब लोग आते थे ना उकास के फेस्टिवल में, वरना ये जो आगे हम प्लेजेस ऑफ अकाबा पढ़ेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्लेजेस वहाँ ऑफ तो हाँ अकाबा में आप नोट करें कि पहले वो तो हर साल आते थे। प्लेजेस ऑफ अकाबा में जो औस एंड खजरज आए थे, वो तो एवरी ईयर दे यूज्ड टू कम। तो इससे पहले क्यों नहीं प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई? क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बॉयकॉट जब खत्म हुआ, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक द नोटिस कि ये यसरिब से आ रहे हैं, इनसे भी बात की जा सकती है। और उन्होंने खुद भी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना, तो दे ट्राई टू अप्रोच हिम। पहले क्यों नहीं आखिर उन्होंने अप्रोच किया ना? वो तो हर साल आते थे, और उन्होंने तो हर साल सुना वही था। ज्यूस से भी सुना हुआ था उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इसलिए मतलब बुक्स के अंदर तो मैंने आपसे कहा है कि बहुत सारे, हम तो वो अल्टरनेटिव वर्जन लिख रहे हैं जो कि मार्किंग स्कीम में। अगर मार्किंग स्कीम में इसमें से कोई एक वर्जन होता तो हम एक ही लिखते, बट मार्किंग स्कीम इज राइटिंग बोथ ऑफ द वर्जन्स। मैं आपको इंशाल्लाह वही क्लास के बाद मार्किंग स्कीम भेजती हूँ। तो हमेशा जी जी जब भी कोई चीज बुक में भी लिखी हो, चाहे टीचर भी आपका कुछ बता रहा हो, चाहे आपके पास नोट्स में भी कोई चीज हो, बट यू विल ऑलवेज ऑलवेज फॉलो वन थिंग। व्हाट इज दैट? मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम आपके पास, आपने मार्किंग स्कीम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपकी मजबूरी है। बाज दफा कुछ चीजें मार्किंग स्कीम के अंदर भी गड़बड़ हो सकती हैं, बहुत वंस इन अ ब्लू मून कभी हो जाता हम्म। है, मतलब एक ह्यूमन एरर आ जाता है। लेकिन ज्यादातर चीजें मार्किंग स्कीम के अंदर सही हैं। ठीक है, 100% ही हैं। और आपका पेपर, चूंकि आपका पेपर चेक मार्किंग स्कीम से हो रहा है, तो वो तो आपको मार्किंग स्कीम के थ्रू ही इवेलुएट कर रहा है ना एग्जामिनर। तो फिर अगर थैंक यू आपने सो कुछ मच और फॉर वर्जन लिखा, क्लेरिफिकेशन मिस, मैंने तो यकीन करें वहाँ पे नीलिमा कंवल की बुक ही चेंज करवाई कि ये मुझे नहीं समझ आ रही, वो हशकोल ले हाँ आए है उसको उसके भी अंदर। नहीं अभी मुझसे बच्चे इफ्तिखारुल हक की बुक अलिम्ना पढ़ती है, इसमें भी काफी सारी चीजें गड़बड़ हैं। बहुत सारी, मतलब इस्लामियात का मसला ये है कि कोई मार्किंग स्कीम कुछ और कह रही होती है और बुक में कुछ और हम्म लिखा होता है। अब वो बुक और हम्म। मार्किंग स्कीम इतना आपस में कॉन्ट्राडिक्टेड है कि बच्चे सबसे पहले तो बेचारे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि खुद से इस्लामियात अगर हम पढ़ें तो इनमें से सही कौन सा है। एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। चीज तो फिर टीचर की जरूरत उनको इसलिए पड़ती है कि, और फिर टीचर भी उनको ऐसा चाहिए कि जिसको खुद मार्किंग स्कीम के ऊपर कमांड हो, जिसको पता हो कि मार्किंग स्कीम के अंदर क्या लिखा हुआ है। अभी आप लोग मेरा आंसर ना, इसके बाद जब मैं इंशाल्लाह क्लास खत्म करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब मार्किंग स्कीम, तो आप देखिएगा ये आंसर जो मैंने आपको अभी लिखवाया है, दिस इज 100% मार्किंग स्कीम। 100%, मतलब ऐसा भी नहीं मैं कह सकती कि ये 90 या 80% मार्किंग स्कीम है, क्योंकि ये एक ही दफा अभी तक सवाल असेस हुआ है 2025 में, पेपर 205811 में। ओनली वंस इट इज लाइक असेस्ड। और आपके पास एक ही मार्किंग स्कीम है इसकी, तो आपने वही मार्किंग स्कीम फॉलो करनी है। ठीक है, इसके भी बहुत से बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम के इतने वर्जन हैं, सबसे सबसे ज्यादा मुझे लगता है वर्जन हैं ही इसके। इसीलिए पहले वो लोग दिया भी नहीं करते थे 10 मार्क्स का, ये भी इन्होंने देना शुरू किया है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको जो बिल्कुल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपका आंसर है, आप उसको फॉलो करें। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, कोई किसी और को कुछ पूछना है? टू हैंड ओवर, पूछ लिया करो बेटा, पूछ लिया करो। हैंड ओवर इफ
द क्लेम was false। अगर अबू तालिब ने कहा कि अगर ये क्लेम फॉल्स है, झूठा है, तो कोई बात नहीं, हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हवाले कर देंगे। लेकिन अगर ये क्लेम सच्चा है तो फिर आप लोगों को भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, वो ये कि आप हमें क्या करेंगे, यू विल लिफ्ट द बॉयकॉट, आप बॉयकॉट हमारे ऊपर से उठा देंगे। अदरवाइज पहले बच्चे कहते थे कि बॉयकॉट का तो 10 मार्क्स का वो ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है। कंटेंट पूरा हो रहा है बेटा, आप लोगों का कितना पेजेस भर गए हैं अभी तक? बस 3 हो चुके हैं। 3 हो चुके हैं ना। और ये हम अभी तक सिर्फ मार्किंग स्कीम के ऊपर ही हैं, हम जेब से कुछ लिख भी नहीं रहे, हम ज्यादातर मार्किंग स्कीम की चीजों को ही फॉलो कर रहे हैं। कुरैश अग्रीड, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा छोटा कर दूं इसके बाद विजिट टू ताइफ होगा। इसके बाद विजिट टू ताइफ होगा। हाँ, ओके। वन आफ्टर अदर इवेंट्स बिल्कुल स्मूथली हमारे चल रहे हैं, वन आफ्टर अदर, वन आफ्टर अदर। इसको बेटा स्क्रीनशॉट लो इसका, बस थोड़ा सा ही रह गया है, 2-3 लाइनें रह गई। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ले लिया? हाँ, मूसा ने ले लिया। अब कुरैश ने एग्री कर लिया, क्योंकि कुरैश इतने कोई मुझे समझ में नहीं आती कि वाई देवर सो स्टबन, इस कदर स्टबन थे, इस कदर ढीठ थे कि जबकि उनको पता था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी प्रोफेसीज इससे पहले भी सच हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने शर्त लगा ली। क्योंकि वैसे मुझे लगता है कि ये दोनों वर्जन्स को अगर हम आपस में मिलाएंगे ना, तब हमारा सही आंसर है, एक्चुअल आंसर यही है कि उधर कुरैश के कुछ बड़े लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया था और इधर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्रीम भी देख लिया था, तब जाके कुरैश को अग्री होना पड़ा। वरना उनको भी पता था कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बात क्लेम कर रहे हैं तो वो सच ही बोल रहे होंगे, इससे पहले कौन सा झूठ बोला उन्होंने। तो वो शायद इतना बड़ा अग्रीमेंट ना करते कि हम छोड़ देंगे। When the Makkans entered द काबा, बस अब यही चीज रह गई है, उनका देखना रह गया। द काबा, द अग्रीमेंट that had all the terms and conditions, terms and आज कौन सी मुहर्रम है? हाँ, आज कौन सी मुहर्रम है? आज 8 मुहर्रम है ना बेटा, इसीलिए तो मुझे डर लग रहा था कि क्या पता, मैंने तो कल क्लास का बोल दिया है आप लोगों को रात को, लेकिन पता नहीं अगर सिग्नल ना आए तो क्या करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि वाईफाई के तो आ रहे हैं, पता नहीं अब मोबाइल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। All the terms and conditions written on it had been eaten by, अच्छा एक जगह मार्किंग स्कीम इंसेक्ट्स लिख रही है, दूसरी जगह एंट्स लिख रही है, आपकी मर्जी, आप दोनों जगह इंसेक्ट्स लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एक्सेप्ट द वर्ड अल्लाह। और यही बात प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको कही कि दिस एंडेड द बॉयकॉट, ये रीजन बना बॉयकॉट को एंड करने का। अच्छा, अब हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। आफ्टर few months as a result of hardships, जो तकलीफें अंदर बर्दाश्त की ना उसमें बॉयकॉट में, ऑफ द बॉयकॉट, 2 लोगों की जान चली गई। फर्स्ट, अब एक और चीज़ है कि मार्किंग स्कीम ना, हमें हम सबको पता है कि पहले खदीजा की डेथ हुई है, फिर अबू तालिब की डेथ हुई है, लेकिन मार्किंग स्कीम जो है वो अबू तालिब का नाम पहले लिख रही है। तो आप ना फर्स्ट सेकंड करके लिखें ही नहीं, बल्कि आप सिर्फ ये लिख दें कि अबू तालिब एंड खदीजा डाइड, जबकि मार्किंग स्कीम कह रही है फर्स्ट अबू तालिब, लेकिन अबू तालिब की पहले नहीं हुई, अबू तालिब की बाद में हुई। अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें, अबू तालिब एंड खदीजा नॉट सरवाइव
और ये सवाल अभी एक ही दफ़ा है, ये सही हो जाएगा। मार्किंग स्कीम के अंदर ये गलती है, लेकिन ये गलती सही हो जाएगी। एंड इट प्रूव्ड वेरी हार्ड फॉर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत डिफिकल्ट था। उन दोनों की डेथ, मतलब जितना उनके लिए बॉयकॉट मुश्किल नहीं था, उतना उनके बाद बॉयकॉट के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो मुश्किल थे, कि अबू तालिब और खदीजा की डेथ को सफ़र करना। बेटा जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके साथ, ताकि इसकी मार्किंग स्कीम बी पार्ट शेयर करूं। आपके पास 2 क्वेश्चन हो जाएंगे होमवर्क में करने के लिए इसमें ड्यूरिंग द ऑफ डेज। जैसे कि आपके पास अभी कल का दिन भी आ रहा है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। थर्सडे को मैंने आपसे कहा था वो सबमिट कराना है आपने, दूसरा वाला होमवर्क, वो कौन सा वाला, माइग्रेशन टू एबिसिनिया वाला बी पार्ट। और इसका बी पार्ट आप मुझे करवाएंगे, फ्राइडे को करवा दें। हाँ बेटा अलिमना। मिस, मेरे पास हाँ मसला है, मुझे मैं होमवर्क भूल जाती हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हाँ, हैं मैं अगर तुम्हें अलग से मैं मैसेज कर आउट ऑफ दूंगी, द बिल्कुल। दिन? हाँ बिल्कुल, मैं अलग से मैसेज करके तुम्हें याद दिला दूंगी, कोई मसला नहीं है। और भी कोई ऐसा है जो होमवर्क भूल जाता है तो मैं उसको पर्सनली मैसेज करके ज़रा याद दिला दिया करूँ, आई डोंट माइंड। अलिमना को मैं खुद याद दिला दिया करूँगी, बल्कि तुम तंग आ जाओगी कि मिस मुझे ही याद दिलाती रहती हैं होमवर्क कर लो। क्योंकि मुझे खुद भी पता चल जाता है जिसने होमवर्क नहीं किया। मैंने लास्ट टाइम मैसेजेस किए थे आप लोगों को, हु डिडंट सबमिट द होमवर्क। तो मैं जो है वो क्लास, चाहे आप लोग ग्रुप में लेते हो, मुझे इंडिविजुअली सबका पता होता है कि किसने होमवर्क किया है और किसने नहीं किया। अभी तो मैं फिर भी तमीज़ से आप लोगों को डील कर रही हूँ, कोई डांट वांट नहीं रही। थोड़ा टाइम गुजरा तो फिर डांट भी पड़ेगी। बेटा दूसरी स्क्रीनशॉट शेयर करो ना, अभी तक किसी ने किया ही नहीं। दूसरा स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करो जल्दी से, पिक्चर लेके जल्दी। हाँ कर दिया, थैंक यू बेटा।